जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराने मित्र ईरान पर आखिर क्यों नहीं बोल पा रहे मोदी। खुला राज घिरे मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि ईरान के बार बार आग्रह करने के बावजूद इजराइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल नहीं पा रहे। ईरान ने कई बार यह कहा कि इजराइल के हमले की निंदा भारत करे, मगर भारत सरकार खामोश क्यों है। आखिर इजराइल जब भारत का मित्र है, मगर दूसरी तरफ ईरान तो सबसे पुराना मित्र, बावजूद इसके मोदी सरकार को कौन सा डर है। और इस बीच में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ने आखिर क्यों मोदी सरकार को लेकर ईरान के लिए बोलने के लिए दबाव डाला है। आखिर भारत ईरान पर खुल करके ईरान का सपोर्ट लेने से हिचक क्यों रहा है, विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों कि वो कौन से राज हैं जिसके खुलने की बातें कही जा रही हैं। आपको बताएंगे कि आखिर क्या है भारत और ईरान का रिश्ता, क्या है दोनों के इतिहास के बीच में वो मीठी चाशनी वाले रिश्तों का बंधन। और इस बीच में मोदी सरकार में जब से इजराइल से मोदी सरकार नजदीक हुई तो क्या ईरान को साइडलाइन कर दिया गया, मगर उसके कारण क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान इजराइल युद्ध में मोदी सरकार का झुकाव इजराइल के पक्ष में साफ दिखाई दिया। यहां तक कि ईरान के कई बार आग्रह के बावजूद इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों पर मोदी सरकार एक बार भी मुंह नहीं खोल पाई, जबकि भारत और ईरान के संबंध हजारों वर्षों पुराने हैं। कहा जाता है कि ईरान का नाम ही आर्यों का देश है और प्राचीन काल में आर्यों की एक शाखा ने ही वेदों की रचना की। भारत का भी एक नाम आर्यव्रत रहा है। जब पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था तो भारत और ईरान पड़ोसी देश थे। दोनों की सिर्फ सीमाएं ही नहीं मिलती थी, बल्कि हजारों सालों का सांस्कृतिक रिश्ता था। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इजराइल की आक्रामक भाषा के साथ ज्यादा सहज है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के खुलेआम हत्या की धमकी दे रहा है। यह भारत की विदेश नीति में हमेशा मौजूद रहे नैतिक आधार के लोप का संकेत है। दोस्तों आजादी के बाद नेहरू के नेतृत्व में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था, जो सही को सही और गलत को गलत कहता था। लेकिन आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की आक्रामकता की निंदा तक नहीं कर पा रहे। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ ने इजराइल की निंदा की, लेकिन सदस्य होने के बावजूद भारत ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया कि भारत की विदेश नीति से संप्रभुता गायब हो गई है। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इजरायली हमलों की निंदा भी नहीं कर सकता है। ऐसे में भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, जब गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, तो खुद अंधकार में खो गया है क्या। हाल में आपने देखा कि जब गजा पर इजराइल के द्वारा हमलों को लेकर के वोटिंग की बात आई कि युद्ध रोका जाए, करीब 150 देशों ने उस पर वोट किया, मगर मोदी सरकार ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। क्या मोदी सरकार के लिए गाजा में मर रहे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ध्वस्त हुई इमारतें, पूरी तरीके से तबाह हो चुका गाजा, ये मोदी सरकार के लिए जरा भी सोचने का विषय नहीं रहा। बहरहाल दोस्तों, अगर इतिहास देखें और ईरान के इतिहास की बात करें, इतिहासकार कहते हैं ईरान का लिखित इतिहास 3000 BC यानी कि ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब अलाम सभ्यता ने सूसा को अपनी राजधानी बनाया। सूसा एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जो कि मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार करता था और प्रोटो एलमाइट लिपि का उपयोग करता था, जो दुनिया की शुरुआती लिपियों में से एक है। ईरान का नाम अवेस्तन शब्द एर्नम से आया, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। ग्रीक इसे पर्शिया कहते थे, जो कि फारस प्रांत से लिया गया। अवेस्ता ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो वेदों में भाषाई और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है। दोनों में अग्नि पूजा और यज्ञ की परंपरा थी। ज़रतुश्त्र 1500 से 1000 ईसा पूर्व ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने बहुदेववाद के खिलाफ में एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं अहुर मज़दा सर्वोच्च ईश्वर के ऊपर केंद्रित थी और उनका संदेश था अच्छा इंसान बनो, अनेक जीवन जियो। उनके अनुयायी आज पारसी कहलाते हैं। दोस्तों अरबों ने जब ईरान को जीत लिया तो पारसी भाग करके भारत आए और उनकी पवित्र अग्नि आज भी उनके मंदिरों में जल रही है। दोस्तों ईरान का पहला बड़ा साम्राज्य मेडियन साम्राज्य 678 से 549 ईसा पूर्व था।
लेकिन इसे शिखर पर पहुंचाया साइरस के द ग्रेट ने, जिन्होंने अकेमेनिद साम्राज्य 550 से 330 ईसा पूर्व की स्थापना की। 539 ईसा पूर्व में साइरस ने बाबिल यानी कि बेबीलोनिया पर विजय प्राप्त की। इस जीत के बाद इसे बनाया गया। साइरस सिलेंडर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की पहली घोषणा माना जाता है। इस मिट्टी के सिलेंडर पर अक्कादियन भाषा में लिखा है कि साइरस ने गुलामों को मुक्त किया, धार्मिक स्वतंत्रता दी, नस्ली समानता को बढ़ावा दिया और विस्थापित समुदायों को उनके घर लौटने की अनुमति दी। दोस्तों 977 से 1010 ईस्वी के बीच में लिखा गया फिरदौसी का शाहनामा फारसी राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसने इस्लामी काल में फारसी भाषा और संस्कृत को संरक्षित किया। जब अरबी प्रभाव बढ़ रहा था, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश इसे राष्ट्रीय गौरव मानते थे। दोस्तों भारत और ईरान का रिश्ता बेहद प्राचीन है। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों क्षेत्रों में इंडो ईरानी जनजातियां थीं, जिनकी भाषाएं संस्कृत और अवेस्तन इंडो यूरोपियन मूल की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार था और हड़प्पा की मोहरें ईरान में मिली हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अकेमेनिद साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम भारत, गंधार, पंजाब, सिंध पर कब्जा किया। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में फारसी भाषा और संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा। फारसी मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा थी और अमीर खुसरो जैसे कवियों ने हिंदुस्तानी संस्कृति को समृद्ध किया। ईरानी वास्तुकला ने फतेहपुरी सीकरी, ताजमहल और लाल किला जैसे स्मारकों को प्रभावित किया, जहां गुंबद, मेहरबा और शिलालेखों में फारसी शैली दिखती है। दोस्तों 7वीं शताब्दी में अरबों ने आखिरी देसी राजवंशी सासनी साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिससे उसका पतन हुआ। धीरे धीरे इलाका इस्लाम के प्रभाव में आया। 16वीं शताब्दी में सफाविद राजवंश के शाह इस्माइल ने 1501 में शिया इस्लाम को राजधर्म बनाया, ताकि सुन्नी ऑटोमन साम्राज्य से अलग पहचान बनाई जा सके, और 17वीं शताब्दी तक ईरान शिया बहुल हो गया। 1540 में शेर शाह सूरी से हारने के बाद में मुगल सम्राट हुमायूं 1544 में ईरान के शाह तहमास पर मदद मांगने पहुंचे। शाह ने शर्त रखी कि हुमायूं शिया इस्लाम अपनाने। हुमायूं ने राजनीतिक कारणों से स्वीकार किया और शाह की मदद से 1545 में कंधार और काबुल हासिल कर लिया। आगे चलकर मुगल चित्रकला, वास्तुकला आदि पर ईरानी शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा। फारसी मुगलों की दरबारी जुबान थी, जो खुद तुर्की बोलते थे। फारसी और स्थानीय बोलियों के मिश्रण से भारत में उर्दू जैसी भाषा का जन्म हुआ। अब आइए आपको यह भी बताता चलूं कि आज का ईरान कभी फारस हुआ करता था, मगर फारस से ईरान कैसे हुआ? इतिहास बताता है कि 1786 में कास्कर राजवंश ने तेहरान को राजधानी बनाया। इससे पहले इस्फहान और शिराज कला संस्कृति के केंद्र थे। 1935 में शाह रजा पहलवी ने देश का नाम फारस से ईरान किया। वो पूर्व इस्लामी संस्कृति से देश को जोड़ना चाहते थे। तेहरान ने सीमित लोकतांत्रिक प्रयोग 1953 में मोहम्मद मुसद्दक का तख्ता पलट और 1979 की इस्लामी क्रांति देखी। जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी देश छोड़कर भागे, आज तेहरान बमबारी का सामना कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे खाली करने की धमकी दी है। मगर आज भारत और ईरान के आर्थिक संबंध मजबूत हैं। भारत से चाबार बंदरगाह के विकास के लिए $500 मिलियन का निवेश किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC का हिस्सा रहा। ये बंदरगाह भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने देता है। बिना अरब सागर और सुएज नहर के लंबे रास्ते का ये चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का जवाब। साल 2000 के दशक में भारत ईरान के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयात था। दोस्तों अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रुपए में भुगतान तंत्र से भारत ने 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाई। साल 2010 के दशक में ईरान ने सस्ता तेल और बार्टर सिस्टम की सुविधा दी। 2024 में ईरान ने भारत समेत 33 देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति शुरू की। ये सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी ईरान पर हमले से भारत को नुकसान हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार है कि चुप है। एक बार भी मोदी सरकार की तरफ से या खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट या एक जवाब या एक कोई जुमला तक नहीं आया। इसलिए ईरान चिंतित है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने सवाल पूछा कि हम ईरान के साथ ईरान के समर्थक देश में से रहें, मगर हम इजराइल के खिलाफ ईरान के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे। अब ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि क्या मोदी सरकार की ये चुप्पी ईरान और इजराइल के इस संघर्ष के शांत होने तक जारी रहेगी
या कोई बयान आएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।